अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मुश्ताक मोहम्मद और आप देख रहे हैं ख्वाबगर। ख्वाबगर वो प्रोग्राम जिसमें हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं और इस हमारे मुआशरे को, इस धरती को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अमली जद्दोजहद में शामिल होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात जिस मेहमान से करवा रहे हैं, इससे पहले भी एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में वो आ चुकी हैं। उस प्रोग्राम में हमने बात की थी कि बच्चों के हवाले से कि ऑटिज़म के मसले के ऊपर, कि ऑटिज़म जो है वो क्या चीज़ है और उसकी आम अलामात क्या हैं। और आम तौर पे जब हमें मालूम नहीं होता तो फैमिलीज़ में जब माँ बाप या दीगर रिश्तेदार या मोहल्ले वाले या स्कूल वाले उन बच्चों को किस किस तरह से ट्रीट करते हैं और उसमें कहाँ कहाँ क्या नुकसानात होते हैं। उसी प्रोग्राम को आगे हम लेके चलते हुए उसकी अगले मसाइल पे बात करेंगे। मैं आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की मेहमान समर इश्तियाक। समर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू मुश्ताक फॉर इनवाइटिंग मी। आपके पहले प्रोग्राम के बाद हमसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया और वो आपके प्रोग्राम से बहुत खुश इस तरह से हुए कि वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत मुफीद साबित हुई। और बल्कि मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा कि उनसे हम कुछ और मशवरे भी लेना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने आपको दोबारा दावत दी कि हम उसके ऊपर आगे बातचीत कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमें कुछ देर हो गई इस प्रोग्राम को, तो हम इसको शुरू करते हैं। आप हल्का सा तरह के बताएं कि ऑटिज़म एक बड़ा भारी सा लफ्ज़ लगता है कि ये एक सादा ज़ुबान में है क्या, और हमें आम ज़िंदगी में कैसे इसको पहचानते हैं, क्या नज़र आता है, क्या होता है ये ऑटिज़म? ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। एक कहना चाहिए कि दिमागी कैफियत है जिसमें जिसके हामिल अफराद में सोशल कहना चाहिए कि उनके जो समाजी रवैये हैं, उनकी समाजी बातचीत के तरीक़े वो आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। और इसमें इसीलिए इसको एक बिहेवियरल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किलात दरपेश आती हैं ऑटिज़म के हामिल अफराद को आम जो समाजी रवैये हैं उनको समझने में, उस बातचीत को आगे बढ़ाने में और अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करने में। लेकिन समर, मुझे थोड़ी सी समझाइए कि ये जो है डिफरेंस, वो तो मेरे और आपके समाजी रवैयों में भी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सोशल हैं, वो दिन में 10 दोस्तों को ना मिलें तो उन्हें चैन नहीं आता। मैं 4 दिन तक किसी से ना मिलूं तो मैं अपनी किताबों और बाकी चीज़ों में खुश रह सकता हूं। तो क्या हम में ये इज़ इट ऑटिज़म, क्योंकि हमारा भी तो डिफरेंस है। हाँ, वैसे तो हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। हाँ। लेकिन ऑटिज़म के हामिल अफराद की जो ख़ास रवैये हैं वो एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन से, एक आम दिमाग से मुख्तलिफ हैं। वो उनकी जो बिहेवियर्स हैं वो रिपिटेटिव हैं और उनको वो रूटीन बाउंडेड होते हैं, यानी कि उनका जो डेली रूटीन है वो उनको उसी सीक्वेंस में चाहिए। अगर वो रूटीन डिस्टर्ब होती है तो उनकी एंजाइटी हाई हो जाती है और वो फंक्शनल नहीं रहते। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत स्ट्रक्चरल और रूटीन ओरिएंटेड पर्सन हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरी डेली रूटीन में कोई तब्दीली आती है तो शायद मेरे लिए थोड़ी तकलीफ़ का बाइस हो, मगर मेरे लिए इस हद तक तकलीफ़ का बाइस नहीं है कि मेरी फंक्शनैलिटी जो लाइफ़ की है वो मुतासिर हो, कि मैं कोई काम करने के काबिल ना रहूँ, सोचने समझने के काबिल ना हूँ और मेरी इमोशनल हेल्थ उससे मुतासिर हो। तो ये एक डिफ़रेंस है। अच्छा, ये आप क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ काम करती हैं, स्कूल में ऐसे बच्चों को ही पढ़ाती हैं, और शायद उनकी आगे बहुत ज़्यादा उससे आगे की चीज़ें भी हैं, वो भी आप बताइएगा। लेकिन आप अगर बच्चों की मिसाल दे के हमें बताएं कि ताकि ये ऐसी चीज़ें का सुना जाता है कि बहुत सारे घरों में ये बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि माँ बाप को पता नहीं होता। तो आप ऐसी अगर कोई बच्चों के हवाले से वाज़ेह अलामात, सिम्टम्स बता सकें ताकि माँ बाप पहचान सकें या कोशिश कर सकें, ओह अच्छा शायद हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। सबसे पहली चीज़ जो ऑटिज़म के हामिल अफराद में ये होती है कि वो उनकी सोशल स्किल्स बहुत वीक होती है। उनमें अक्सर डिज़ायर नहीं होती है दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करके उनसे सीखें।
या अगर बच्चों के लेवल पर देखें तो बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलना। अगर बच्चा आम क्लासरूम में या ऐसी ग्रुप सिचुएशन में है जहाँ दूसरे आम बच्चे हैं, तो भी वो बच्चा एक अलहदा बैठकर खेलेगा, कूदेगा, अपना एक अलहदा अपनी दुनिया बसाकर वहाँ होगा। वो मिक्स नहीं होगा दूसरे बच्चों के साथ। अच्छा। होना चाहेगा, खुद से नहीं होना चाहेगा। उसके लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी और ख़ास स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होगी कि उन बच्चों के साथ उसकी वो स्किल्स डेवलप की जाएँ ताकि वो आम बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सके। अच्छा, ये आपके कहने के बाद मुझे कुछ बच्चे याद आ रहे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो अगर 4-5 बच्चे अपनी जगह पे खेल रहे हैं तो वो अपनी ही किसी और चीज़ के साथ अपनी एक्टिविटी में लगे रहते हैं और जी। वो इंगेज नहीं होना चाहते और वो मैंने देखा है शायद वो उसमें पता नहीं फॉल करते हैं यहाँ पे या नहीं, लेकिन उनको अगर इंगेज करने की कोशिश की जाए तो उस पर चिढ़ भी जाते हैं। हुँ। क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है और उनके अंदर कन्फ्यूजन है जो समाजी रवैये हैं उनको लेकर। एक आम बच्चा जैसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं नॉर्मल बच्चा, उसमें ये एक सिस्टम बिल्ट है पैदाइशी तौर से कि वो दूसरे बच्चों को देख के, बड़ों को देख के रवैये अडॉप्ट करता है, सीखता है उनसे और फिर वो कैरी ऑन करता है। एक ऑटिज़्म के हामिल बच्चे में ये सिस्टम बिल्ट नहीं है, लिहाजा उसके लिए समाजी रवैये बहुत कन्फ्यूजन की वजह बनते हैं और इसीलिए वो समाजी इंटरेक्शन को यानी दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के खेलने को, उनसे बातचीत करने को करने की डिज़ायर अपने अंदर वो ख्वाहिश महसूस नहीं करता या अगर ख्वाहिश महसूस भी करता है और इंटरैक्ट करता भी है तो उससे मज़ीद उलझनें पैदा होती हैं। अच्छा, एक सॉरी, ये आज खांसी का मौसम, खांसी भी साथ साथ चल रही है। एक मुझे और मिसाल याद आई। एक हमारे जानने वालों का बच्चा था, शायद वो भी ऑटिज़म का ही शिकार होगा, तो उसकी यही खासी चीज़ें थी। लेकिन ये था कि ज़ाहिर है माँ बाप को समझ नहीं आती थी, तो माँ बाप उसको बहुत, जिस तरह माएँ इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, तो उसको इमोशनली करती थी कि जा तुम बेटा ये मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं अब तुमसे बात ही नहीं करूँगी। तो माँ बहुत अपना सीरियस एक मेलोड्रामा क्रिएट करके कहती थी, वो कहता था ओके, और उस पे माँ को और जो है गुस्सा आ जाता था। कहती क्या कितने बदतमीज़ हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और तुम कह रही हो ओके। तो कहता था व्हाट शुड आई से। तो ये भी उसकी मिसाल एक हो सकती है। बेसिकली ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो 3 मेन एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्ट होता है जिसमें ब्रेन या डिफरेंटली समझें, डिफरेंटली थिंक करता है, आम अल्फाज में हम कहेंगे। एक तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है सोशल स्किल्स, समाजी रवैये, किस तरह आपको बिहेव करना है, किस तरह आपको किसी से बात करनी है या किसी की बात समझनी। दूसरा सोशल कम्युनिकेशन जो हमारी होती है, इवन वो बच्चे जो बहुत वर्बल भी होते हैं वो भी, उनको भी सोशल कम्युनिकेशन में रोज़ाना की बातचीत का, दूसरे लोगों से बातचीत, जो हम जिसे कहते हैं कि अनरिटन करिकुलम होता है। हमारा एक सोशल अनरिटन करिकुलम है जिसमें अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ और अगर आप मुझसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं बहुत देर तक, या मेरी बात में क्वेश्चन करके या कमेंट करके कोई, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करके मेरी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सामने वाले शख्स का मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मुझे अपनी बात ख़त्म कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि ऑटिज़म के हामिल बच्चों में ये सिस्टम बिल्ट इन नहीं है, लिहाजा उनके लिए सोशल रवैये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह बनते हैं और वो अगर हम जब उनको सोशल स्किल्स सिखाते हैं, जब उनको सोशल रवैये कि किस तरह उनको समाजी रवैये कैरी ऑन करने हैं, सीखने हैं, बताने, तो हमें उनको वन ऑन वन टीचिंग के ज़रिए, यानी कि सामने बिठाकर थेरेपीज़ के ज़रिए, टीचिंग के ज़रिए हमें उन्हें वो स्किल सिखानी पड़ती है। उनको वो स्क्रिप्ट देना पड़ता है कि जब कोई आपसे हेलो कहे और हाउ आर यू कहे तो आप भी उसको हेलो कहें। आप उसकी आँखों में देखकर उससे बात करें, उससे आई कांटेक्ट बनाएं, उससे बात करें, उससे कहें हाय हेलो। जब वो आपसे कहे हेलो, आप भी कहें हेलो, हाउ आर यू, तो आप कहें आई एम फाइन एंड देन आस्क हाउ आर यू। तो ये चीज़ें उनको एक स्क्रिप्टेड हमें सिखानी होती है। अच्छा, मुझे जो समझ आ रही है कि आप कह रही हैं कि अगर उन बच्चों को, अफराद को अगर ये चीज़ें स्पेशली ना समझाई जाएं तो वो इस तरह सोशली जिस तरह हम एक दूसरे को मिलते हैं, खुशी का इजहार करते हैं या दुख का इजहार करते हैं या जेस्चर समझ आते हैं कि मुझे सुना नहीं जाता, हम अपना रवैया बदलते हैं, उनमें वो चीज़ नहीं होगी। वो जैसे मैं आम अल्फाज में कह सकती हूँ कि वो सोशल क्यूज़ मिस करते हैं। ठीक।
ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन एक शर्मीला बच्चा जो है उसमें और ऑटिस्टिक बच्चे में क्या फ़र्क है? शर्मीला बच्चा जो है वो भी अलग रहता है। एक शर्मीला और शरारती बच्चा जो है, शर्मीला या शरारती बच्चा, उसको समझ है और उसका कंट्रोल है अपने बिहेवियर पे। शर्मीले बच्चे को जब आप इनकरेज करते हैं, उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसको आप उसकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उसके अंदर स्किल है अपनी बात शेयर करने की। इसी तरह जो एक शरारती बच्चा है वो शरारत कर रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रही है या जब टीचर्स अराउंड हैं या प्रिंसिपल आ गई, तो उसको अपने आप को, अपने बिहेवियर को ठीक करना है। वालिदैन जिस बात पे नाराज़ होंगे वो काम उनके सामने नहीं करना या नहीं करना। जबकि एक बच्चा जो कि ऑटिज़म का हामिल है, उसमें वो स्किल्स ही बिल्ड नहीं है। अच्छा, ये एक सीरियस मसला है। आप क्योंकि इस फील्ड में काम कर रही हैं और आपका रोज़ बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है और उनके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, आप ये बताइए कि ये एक ऐसा बच्चा जो कि इस फिनोमेना से गुजर रहा है, मैं उसको डिसेबिलिटी तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ उनके सोचने का, उनका ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन कर रहा है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है एक बच्चे की लाइफ के ऊपर और उसकी फैमिली की लाइफ के ऊपर? सबसे पहले तो जो आपने स्टेटमेंट दिया कि मैं इसे डिसेबिलिटी कंसिडर नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी कि अक्सर काइंड हार्टेड लोग ये डिसेबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए थोड़ा झिझकते हैं या कहते हैं कि इसको डिसेबिलिटी ना कहा जाए, जैसे मैं झिझक रहा हूँ, जैसे कि आप झिझक रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इसकी वजह शायद ये है कि डिसेबिलिटी के साथ जो एक somebody is less able, less skilled का कॉन्सेप्ट जो स्टिग्मा अटैच हुआ है, उसकी वजह से हम झिझकते हैं कि हम उन बच्चों को कहें कि वो डिसेबल है, यानी कि वो इस काबिल नहीं है। डिसेबिलिटी, ऑटिज़म को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डिफरेंटली एबल, वो डिसेबल नहीं है, वो डिफरेंटली एबल है। मैं समझती हूँ कि आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जब तक कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट को नहीं आप समझेंगे, कि जब आप इस बात में क्लियर हैं कि ऑटिज़म के हामिल या किसी और डिसेबिलिटी के हामिल अफराद आम अफराद से किसी भी लिहाज से कम नहीं हैं, तो आप उन्हें चाहे डिफरेंटली एबल कहें, चाहे डिसेबल कहें, चाहे कुछ भी कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इशू को मानना पड़ेगा और इशू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब आपने एक इशू एक्सेप्ट कर लिया, पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी तकलीफ़देह बात ये होती है जब किसी भी किसी भी वालिदैन का बच्चा ऑटिज़म या किसी भी डिसेबिलिटी के लिए डायग्नोसिस उसको मिलती है, तो पेरेंट्स के लिए वो डायग्नोसिस एक्सेप्ट करना मुश्किल है, हार्ड है, ऑफ कोर्स है। एक क्योंकि सोसाइटी में जो एक परसेप्शन है स्टिग्मा की वजह से, डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड स्टिग्मा की वजह से, तो वो एक उसके लिए एक सोशल चेंज की ज़रूरत है। तो हम उस पे पेरेंट्स को हम नहीं कसूरवार ठहरा सकते। अब बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है जब एक बच्चा डायग्नोस होता है, ख़ास तौर से यही पूछना चाह रहा जी, ख़ास तौर से ऑटिज़म के हामिल। आम डिसेबिलिटीज़ और ऑटिज़म के हामिल बच्चों में क्या फ़र्क है? आम डिसेबिलिटी के हामिल बच्चे जो होते हैं, उनको उनकी मैनेजमेंट, उनकी ज़रूरियात, उनकी अकोमोडेशन प्रोवाइड करना तो मुश्किल है ही, लेकिन ऑटिज़म जो है वो एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। लिहाजा उसको किसी आम एनवायरनमेंट में, उस बच्चे को किसी आम एनवायरनमेंट में रख कर पढ़ाना, लिखाना, तरबियत देना और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना आम बच्चों के आम दूसरी डिसेबिलिटीज़ के मुकाबले में और मुश्किल है। तो जब वालिदैन मैं समझती हूँ कि अगर एक रफली एक अंदाज़ा लगाया जाए, 2-4 चीज़ें जिससे वालिदैन बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एक तो ये इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बर्डन होता है पेरेंट्स के ऊपर। अच्छा समर, हमें एक छोटे से वक्फे पे जाना है, उसके बाद हम जारी रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम समर से बात जारी रखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ ये बात मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़रूर कहूँ कि जब हमें एक पेरेंट्स को ये पता भी ना हो कि फिनोमेना क्या चल रहा है, बच्चे के साथ क्या चल रहा है, तो तब उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहें।
ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं ख्वाबगर में। और हमें समर बता रही थी कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो समर बताइए कि क्या आप समझती हैं कि आम तौर पे पेरेंट्स को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि उनके बच्चे इस ऑटिज़म में से गुज़र रहे हैं? नॉर्मली मदर्स जो हैं वो जल्दी फाइंड आउट कर लेती हैं कि बच्चे की जो हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के रीजन में, वहाँ पे तो उनको बच्चे को कहते हैं ये बदतमीज़ है, ये कुंद-ज़ेन है, या फिर ये भी कहता है इसके ऊपर साया है, इसको जिन जो हैं वो सवार हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि कैसे चलती चीज़ें? यहाँ पे भी, और मैं यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बात कर रही हूँ, यहाँ देसी कम्युनिटी में भी और यहाँ पे कैनेडियन कम्युनिटीज़ में भी, डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटीज़ में नॉर्मली माँ को पता लग जाता है कि बच्चा जो है वो डिफरेंट है आम बच्चों Something से। odd. देर से बोल रहा है, देर से चल रहा है, आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कोई चीज़ दिखा नहीं रहा। बच्चों को फैसिनेट करती हैं अर्ली एज में चीज़ें, वो चिड़िया उड़ रही है उसे बताते दिखाते हैं कि वो जा रही है चिड़िया, ये सब नहीं कर रहा। और फिर जो डॉक्टर की फॉलो अप होती है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, वो भी आपके, उसके पास भी एक लिस्ट होती है जिसमें वो टिक करता जाता है कि बच्चे ने ये करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया। 1.25 महीने का बच्चा है, उसने उसको आपने 3 महीने का बच्चा है, क्या वो पलटने लगा है ज़मीन पर, आप लिटाते हैं या नहीं, उसकी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स कैसी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो पता लग जाती हैं उस तरह माँओं को। और फिर अगर वो फॉलो अप करें, न्यू डेंटल क्लिनिक्स में फॉलो अप होता है, और अगर वो फॉलो अप करें तो बहुत क्लोजली वॉच किया जाता है बच्चे की डेवलपमेंट्स। और फिर उसके बाद यहाँ कनाडा में तो यहाँ आपको वो रेफरल दे देते हैं कि आप ऐसी सर्विसेज से कनेक्ट कर देते हैं जो क्लोजली वॉच करती हैं और आपको गाइड करती हैं। नॉर्मली मदर्स जो है वो ऑन बोर्ड जल्दी हो जाती हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को किसी भी तरह से हेल्प करें, कुछ भी हो। ये एक आम तौर से ये देखा गया है कि जो वालिद होते हैं उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल बात होती है कि मेरे बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला है, वो मर्दानगी चैलेंज हो रही है, और या किसी किस्म का कोई मसला है, या मेरा बच्चा जो है, डिसेबिलिटी तो बहुत ही बड़ा लफ्ज़ है खैर, लेकिन वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं होते। और उसके पीछे शायद एक फैक्टर ये होता है कि दोनों पेरेंट्स में से फादर जो है, मदर जो है, उसका काम जो है नर्चरिंग एंड केयरिंग रोल, सोसाइटी रोल डिफाइन करती है। तो नर्चरिंग केयरिंग मदर का काम है और बाप का काम प्रोटेक्ट करना है। तो फादर जो है वो बहुत पर्सनली लेते हैं इस चीज़ को कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए अगेंस्ट समथिंग, इसी तरह की डिसेबिलिटी को या डिफ़िकल्टी को या डिसऑर्डर के ख़िलाफ़ अपने बच्चे को, और हमारा बच्चा इसका शिकार हुआ या इसका हामिल हो गया। तो ये है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे पहले कि किस तरह एक फैमिली पे अगर एक बच्चा डायग्नोस होता है ऑटिज़म के साथ, तो ये फैमिली पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है। फाइनेंशियली तो बहुत बड़ा बर्डन होता है, क्योंकि दोनों पेरेंट में से एक, ख़ास तौर से मदर, फुल टाइम जॉब की, मोस्ट ऑफ द टाइम फुल टाइम जॉब के लिए केपेबल नहीं होती, नहीं कर सकती, क्योंकि इन बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स भी नहीं हैं अलग से, और इनकी केयर बहुत मुश्किल होती है। दूसरा ये कि थेरेपीज़ में या इनकी ट्रीटमेंट्स में जो पैसा खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये ट्रीटमेंट पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे बताइए कि जो कनाडा की जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, वो बहुत एडवांस्ड है एज़ व्हेन वी कंपेयर विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस इशू को किस तरह से ले रहा है और कैसे इसको हैंडल कर रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, क्योंकि आपका बराह रास्त एजुकेशन के साथ ताल्लुक है। एजुकेशन सिस्टम में एक बात तो तय है, क्योंकि इस चीज़ को तो समझ रहा है, कैनेडियन सोसाइटी समझ रही है, या गवर्नमेंट यहाँ की समझती है, हेल्थ सिस्टम समझता है कि ऑटिज़म एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला, बढ़ने वाली डिसेबिलिटी है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात के लिए वो काम कर रहे हैं, सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है आपके एजुकेशन सिस्टम पे भी। यहाँ पे सपोर्ट मौजूद होती है उन बच्चों के लिए जो डायग्नोस्ड होते हैं।
मैं तो हमेशा, क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, तो मेरा तो हमेशा कंपैरिजन चल रहा होता है। वहाँ पे तो ना ये फैमिली में ये कॉन्सेप्ट है, स्कूल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो पागल कह के वैसे ही निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये यहाँ उन बच्चों को वो वालिदैन जो अपने बच्चों को अपने बच्चों की डायग्नोसिस लेने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए एक तरह से उन बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। लेकिन बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम क्या है? सपोर्ट सिस्टम ये है कि उनके पीछे एक पूरा समझे एक टीम काम कर रही है उन बच्चों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करने में, उनके लिए स्कूल में अकोमोडेशंस यानी कि सहूलियात फराहम करने के लिए एक पूरी टीम काम कर रही होती है प्रोफेशनल्स की। तो उनके लिए अलग से टीचर्स हैं जो उनको एवरीडे स्कूल में हेल्प करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उन बच्चों को उनके जो भी चैलेंजेस हैं उनकी थेरेपी, उनके थेरेपिस्ट स्कूल में आके इनकी टीचर्स को ट्रेन करते हैं, इनको स्ट्रैटेजीज़ देते हैं, इनके करिकुलम को न सिर्फ पढ़ने लिखने में बल्कि खाने पीने उठने बैठने खेलने के लिए इनके अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, और ये सब इनके प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। अच्छा, ये इसका कोई ट्रीटमेंट भी है कोई ऑटिज़म के लिए, जिस तरह बाकी चीज़ों के लिए कोई मेडिसिन्स या कुछ और चीज़ें? ऑटिज़म जो है, अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि क्या ऑटिज़म क्योरेबल है? ऑटिज़म कोई डिज़ीज़ नहीं है, वो एक कंडीशन है। ऑटिज़म अगर डिज़ीज़ हो तो शायद उसकी क्योर निकल आए। कैंसर की क्योर ढूंढने की कोशिश की जा रही है या हार्ट कंडीशन की। ऑटिज़म एक कंडीशन है और उसकी कोई क्योर नहीं है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट्स हैं और उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स जो हैं वो थेरेपीज़ हैं। अच्छा, वही स्किल्स जो आप शुरू में बता रहे थे कि सोशल स्किल्स उनको दी जाए। बिल्कुल, वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी अगर बच्चे को दी जाए और उसके थ्रू आप उसकी स्किल्स डेवलप करें। अगर उसका स्पीच डिले या स्पीच नहीं है, जो लोअर फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी वो नॉन वर्बल होते हैं, उनकी कोई स्पीच नहीं है, तो उनको ऐसी स्किल्स सिखाई जाएँ कि वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेशन जो है आप अपने बिहेवियर से भी करते हैं। तो उनको ऐसे बिहेवियर सिखाए जाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाती है जिसको प्रेस करके वो अपनी बात कह सकते हैं कि आई वांट वाटर, आई वांट टू प्ले। वो टेक्नोलॉजी, वो आईपैड या वो प्रोग्राम उनके लिए बोलता है, उनकी ज़रूरत एक्सप्रेस करता है। तो ये है, अगर उनको चलने में, भागने दौड़ने में, बैलेंस में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑटिज़म का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि जैसे कि सेंसरीज होती है, हमारे सेंस, हमारा जो हिस्सी निज़ाम है, हम सब में है वो हिस्सी निज़ाम, महसूस करना, देखना, छूना, हाँ, ये सारी चीज़ें जो ठीक है, तो ये हम सब में है। लेकिन हमारा जो एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन है वो हमारे सेंसेस सिस्टम को बैलेंस करता है। अगर कहीं से बहुत ज़्यादा लाइट मेरे चेहरे पे या मेरी आंखों में पड़ रही है तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली ये एक एबिलिटी है कि वो उसको बैलेंस कर लेगी, उस लाइट को वो बैलेंस कर लेंगे। ऑटिज़म के हामिल बच्चों में या अफराद में उनका सेंसरी सिस्टम को बैलेंस करने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा हम आर्टिफिशियल तौर पे वो सलाहियत पैदा करते हैं उनके पर मुख्तलिफ थेरेपीज़। अगर वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हैं तो वो ऑड फील करते हैं या उसमें कंफर्टेबल नहीं होते? ये एक अलहदा मगर रिलेटेड चैलेंज है ऑटिज़म का। कि उनका ब्रेन शिफ्टिंग जो है, कि अभी आप ये काम कर रहे थे, एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनका फोकस और अटेंशन बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से इन एक्टिविटीज़ में जो उन्हें पसंद होती हैं। उस एक्टिविटीज़ को छोड़ना और दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाना, वो ट्रांजिशन जो है वो उनके लिए बहुत हार्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो मेरे ज़हन में था और अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक होता है जिसे अटेंशन डेफिसिट, ऐसे बच्चे जो तवज्जो ही नहीं दे पा रहे होते, और उसको भी अक्सर ये कहते हैं कि ADHD से कहते हैं कि ADHD भी है, ऑटिज़म भी है। तो ये क्या अटेंशन डेफिसिट जो है उसका क्या है? इज इट द सेम थिंग? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये भी एक डिसऑर्डर है, डिफरेंट है ऑटिज़म से। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं कि वो अटेंशन दे नहीं पा रहे, उसका मतलब ये है कि वो अटेंशन फोकस नहीं रख पा रहे, नहीं, वो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सामने कैमरे की लाइट भी मुझ पर पड़ रही है, तो मेरा जहन इस काबिल है कि वो उस लाइट को इग्नोर करके आपके सवाल पे तवज्जो दे सके। ठीक है। तो उन बच्चों में ये सलाहियत नहीं है कि कहीं अगर वो पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उनका सेंसरी सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो उसको बैलेंस कर सके। अच्छा, गैर ज़रूरी जो स्टिमुलस हैं उनको हम इग्नोर कर सकें। हाँ, गैर ज़रूरी या दूसरे स्टिमुलस जो हैं, क्योंकि हम पिक करते हैं कि ये मेरी
ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे इस पर तवज्जो देनी है। लेकिन उनका ब्रेन उनको ये सेंसरी सिस्टम उनका बैलेंस नहीं करता, लिहाजा या तो वो बहुत ज़्यादा जैसे ऑटिस्टिक पीपल लोगों के साथ ये एक छोटा सा सेंसरी इंटीग्रेशन का इशू ये होता है कि या तो सेंसरी बहुत ज़्यादा तादाद में मौसूल हो रही है, जिसके या फिर वो इतनी कम तादाद में मौसूल हो रही है कि आपको एक्स्ट्रा सेंसरी सीकिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो यही कुछ इश्यूज़ सेंसरी स्टिमुलेशन और सेंसरी इंटीग्रेशन के चिल्ड्रन विद ADHD भी होते हैं, क्योंकि सेंसरी सिस्टम की वजह से कुछ ऑटिज़म के हामिल बच्चों में अगर उनकी सेंसरी अवॉइडेंस बिहेवियर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तादाद में आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है तो आप उसे अवॉइड करेंगे क्योंकि वो आपको इतनी तकलीफ़ दे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम गाड़ी की आवाज़, अगर वो आपको ट्रक की आवाज़ महसूस हो रही है तो आप ज़ाहिर उससे अवॉइड करेंगे क्योंकि वो आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है, आपके कान में बहुत ज़ोर से लग रही है और पेन फील हो रहा है, तो आप उसे अवॉइड करेंगे। तो ऐसे बच्चों को आप देखते हैं कि वो बहुत जंप अराउंड करते हैं, वो बहुत उछल कूद करते हैं और वो अपने सेंसरी सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस वक्त। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो बच्चे जो एक एरेटिक बिहेवियर होता है, उछल कूद, इधर उसको मार, ये कर, वो उसका पीछे, ये रीज़न हो सकती है? ये रीज़न उनकी सेंसरी, इसका मतलब है सेंसरी इंफॉर्मेशन उनको उन तक नहीं प्रॉपर पहुंच पा रही, उसके लिए वो सेंसरी सीकिंग कर रहे हैं, उसके लिए वो चाह रहे हैं कि उनको और सेंसरी इंफॉर्मेशन मौसूल हो, तो लिहाजा वो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर हो जाता है, वो उछल कूद करते हैं ताकि उनका सेंसरी सिस्टम बैलेंस हो। कुछ बच्चे हैं जिन तक सेंसरी बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा पहुंच रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है आवाज़ बहुत या रोशनी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो वो बच्चे फिर अवॉइडेंस होते हैं, वो कोने में पड़े बैठना चाहेंगे, किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे, शोरगुल हंगामा, वो दूर रहना चाहेंगे। और अगर आप ये रवैये देखें तो ये हम बड़ों में भी हैं, ये न्यूरोटिपिकल लोगों में भी ये बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग सेंसरी से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, कुछ लोगों को सेंसरी सीकिंग है, कुछ को सेंसरी अवॉइडेंस नीड है। तो लिहाजा अक्सर ये भी होता है कि ऑटिस्टिक बच्चों को और चिल्ड्रन विद ऑटिज़म को ADHD डायग्नोसिस दे दी जाती है समझ के कि ये निचले नहीं बैठते, जिन्हें उर्दू में आमतौर से हम कहते हैं ये बच्चा निचला नहीं बैठता, उछल कूद करता रहता है, मुस्तकिल भाग दौड़ कर रहा है, तो इसको ADHD है। लेकिन ADHD के चैलेंजेस डिफरेंट हैं और ऑटिज़म एक डिफरेंट तो ये बड़ी डिसऑर्डर है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरे स्कूल सिस्टम में एक बड़ी अजीब बात है जो मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा ADHD डायग्नोसिस उसको मिलती है आपके बच्चे को, तो उस स्कूल में उसको वो सपोर्ट नहीं मिलती जो कि एक ऑटिज़म के हामिल बच्चे को मिलती है वन-ऑन-वन टीचर की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशनल सिस्टम में इवन इन कनाडा ADHD ADD इनको एज ए बिहेवियर डिसऑर्डर तस्लीम किया, चैलेंजिंग बिहेवियर तस्लीम किया जाता है। अच्छा, उसको डिसेबिलिटी के ज़िम्मे में रखते हुए उनको समझते हैं कि बिहेवियर है, लिहाजा बिहेवियर तो आप खुद फिक्स कर सकते हैं, हाँ, कोशिश करें तो आप बिहेवियर, जबकि डिसेबिलिटी आप खुद फिक्स नहीं कर सकते, लिहाजा इनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ तो अगर पाकिस्तान में हो तो बिहेवियर ठीक करने के लिए तो डंडा और थप्पड़ चलता है, तो यहाँ बिहेवियर के लिए क्या करते हैं? यहाँ आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते हैं, और हाँ। जिसकी मैं बहुत बड़ी मतलब इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि फिज़िकल इंटरवेंशंस या फिज़िकली किसी बच्चे को डिसिप्लिन करना कोई राइट वे नहीं है। यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटजीज़ हम अपनाते हैं जो कि बच्चे के लिए कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो, जो उसके लिए उसको बहुत पसंद है कोई काम, तो लिहाजा उसके सामने वो रख कर कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो तो मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए कंप्यूटर पे खेलने की इजाज़त दे सकती हूँ, या तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हें खाने के लिए मिल सकती है, या तुम बाहर खेलने के लिए जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ अ। अच्छा, हमें वक्फे पे जाना है, लेकिन वक्फे जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ जी, कि अभी रिसेंटली सुना है कि गवर्नमेंट अपने ये जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं उनकी हेल्प के लिए कोई प्रोग्राम नया लेके आई है, तो उस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। ख़वातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होती है वक्फे के बाद, हमसे जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, समर इश्तियाक हमें बता रही हैं
कि गवर्नमेंट ने आज से अपने प्रोग्राम में कहाँ-कहाँ तब्दीली की है ऑटिज़म के इशू को मैनेज करने के लिए। तो हम चलते हैं फिर से समर की तरफ। तो समर, क्या तब्दीलियाँ आई हैं? अब नई क्या अच्छी तब्दीलियाँ आ गई हैं? इस साल स्पेसिफिकली पिछले 3 साल पहले गवर्नमेंट ने ओंटारियो ऑटिज़्म प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस कराया उन बच्चों के लिए जो पैदाइश से लेकर 17 इयर्स तक की उम्र के बच्चे हैं, और उसमें फंडिंग डायरेक्टली पेरेंट्स को दी गई। इससे पहले कम्युनिटी बेस्ड एजेंसीज़ होती थी जहाँ थेरेपीज़ बच्चों की स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिज़िकल थेरेपीज़ और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी फॉर बिहेवियर्स प्रोवाइड की जाती थी, और फंडिंग डायरेक्टली उन कम्युनिटी बेस्ड एजेंसीज़ को मिलती थी जहाँ वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती थी। और पेरेंट्स अक्सर ये शिकायत करते थे क्योंकि ऑटिज़म के मामले में अर्ली इंटरवेंशंस यानी कि 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे जितना हैं, जल्दी आप जितनी कर सकते जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो अर्ली इंटरवेंशन बड़ी क्रूशल थी और वो वेटिंग पीरियड में निकल जाता था टाइम, या ब्लॉक्स आते थे, पॉजेज आते थे थेरेपीज़ के दौरान। तो गवर्नमेंट ने उस प्रोग्राम को चेंज किया और पेरेंट्स को डायरेक्ट फंडिंग दी। उस फंडिंग में जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बच्चों की, जो कि जिन्हें मैं इनफॉर्मल थेरेपीज़ समझती हूँ, कि बच्चे स्विमिंग पे जाएँ, बच्चे स्केटिंग करें, कोई भी चीज़, कोई भी स्किल सीखें, म्यूज़िक सीखें, और पेरेंट्स को ब्रेक मिले बच्चों से, तो उनकी जो रेस्पाइट सर्विसेज हैं। अब 3 साल बाद, तकरीबन 3 साल या तो इस साल गवर्नमेंट ने ओंटारियो ऑटिज़्म प्रोग्राम में नीड बेस सर्विसेज का इंट्रोड्यूस कराया है, जहाँ उन्होंने फंडिंग वालिदैन को दे रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली थेरेपीज़ के लिए फंडिंग दे रहे हैं। लिहाजा एज ए पेरेंट, अगर आपका बच्चा डायग्नोस्ड है, अच्छा, तो पहले जो गवर्नमेंट फंडिंग देती थी उन एजेंसीज को जहाँ पे जाके बच्चों थेरेपीज़ आप को लेते हैं, थेरेपीज मिलती थी, अब वो फंडिंग जो है वो पेरेंट्स डायरेक्ट को पेरेंट्स देंगे को मिल रही। और पेरेंट्स वो अपने तौर पे वो सर्विसेज ढूंढेंगे और उनको वहाँ पे करके अपना इलाज करवाएंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट ने एक इदारा, जैसे ऑटिज़्म ओंटारियो सर्विसेज में एक आपका केयर समझे, एक आपके पास एक तरह से एक काउंसलर होगा जो आपको मालूमात देगा कि आपकी कम्युनिटी में जहाँ भी आप रहते हैं क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड। अगर तो आपका वो बच्चे, सर्विसेज जो है वो प्राइवेट होंगी? वो सर्विसेज इस तरह से एक तरह से प्राइवेट हो गई, क्योंकि अब आप डायरेक्ट पैसा आपके पास आ रहा है और आप चूज़ कर रहे हैं कि मुझे मेरे बच्चे को कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, उसे स्पीच की ज़रूरत है, उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, जिस थेरेपी की ज़रूरत है। बाज़ बच्चे बहुत हाई फंक्शनिंग हैं, लिहाजा उनको सिर्फ सोशल स्किल्स की ज़रूरत है, तो वो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग्स में जाएंगे, वो ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ ज्वाइन करेंगे जहाँ वो लर्न करेंगे कि दूसरे आम बच्चों के साथ मिलकर कैसे लेकिन खेलना है। इसमें क्योंकि आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं, तो मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में ये जो नया इकदामात उठाए गए हैं, ये बेहतर है? क्योंकि क्या पेरेंट्स टेक्निकली इस कदर इक्विप्ड हैं कि वो डिसाइड कर सकें कि उनके बच्चे को इस वक्त किस चीज़ की, टेक्निकली किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं और पर्सनली ये समझती हूँ, दूसरी बात ये है कि अगर वो पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट लिस्ट थी, तो अब भी तो वही होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो वही हैं, पेरेंट्स अब ढूंढते फिरेंगे जाके कि कहाँ से इनकी ट्रेन करवाई जाए। अ, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि पेरेंट्स के को ये इख्तियार देना कि आपको ये, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा डायग्नोस्ड है, अगर उसके पास फॉर्मल डायग्नोसिस है, वो बच्चे, सिस्टम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाई फंक्शनिंग है और उनके पेरेंट्स उनकी डायग्नोसिस नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लेबल नहीं करना चाहते अपने बच्चों को एज ए डिसेबल या एज ए ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो उनकी तो बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो ना उन्हें स्कूल सिस्टम में सपोर्ट मिलती है उन बच्चों को, ना उन्हें कम्युनिटी में सपोर्ट मिलती है, ना ही उन पेरेंट्स को पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उनकी बात नहीं, उन बच्चों की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं। तो उनके पेरेंट्स, तमाम बच्चों के पेरेंट्स तो इतने अवेयर नहीं हैं ऑटिज़म से या उसकी सर्विसेज से, या किस वक्त कौन सी इंटरवेंशन करनी है, टेक्निकली वो नहीं जानते। प्लस जब आप एज ए पेरेंट, आपके अपने इमोशंस इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्ट हैं अपने बच्चे में, तो उस वक्त एक प्रोफेशनल डिसीजन लेना और फिर प्रोफेशनली उसकी असेसमेंट करना कि ये एक थेरेपीज़ जो होती है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है
इम्प्रूवमेंट का। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स जो हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चा सीख नहीं रहा, हम जा रहे हैं, हम करा रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं और ये फिर भी नहीं हो रहा। तो मेरे ख़्याल से कुछ भी कहना इस सिलसिले में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसलिए है कि हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा, कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह अपने बच्चे की टेक केयर कर सकें और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएँ इस प्रोसेस में। होपफुली देयर विल बी मोर सपोर्ट फॉर पेरेंट्स टू मेक डिसीजंस। चलिए हम अपने नाज़रीन के लिए अगर आप बता दें कि वो कौन-सा डिपार्टमेंट है, अगर कोई लोग उसके लिए सर राब्ता करना चाहे तो कौन-सा है डिपार्टमेंट? अगर आपका बच्चा फॉर्मली डायग्नोस्ड है तो ऑटिज़्म जो ओंटारियो गवर्नमेंट है, ऑटिज़्म ओंटारियो जो डिपार्टमेंट है, वो खुद आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और वो खुद और अगर आपसे नहीं किया है तो आप कर सकते हैं उनसे, अगर आपके पास फॉर्मल डायग्नोसिस मौजूद है। और अगर आपका बच्चा, उन्होंने 3 कैटेगरीज़ में ऑटिज़्म के हामिल बच्चों को डिवाइड किया है। अगर आपका बच्चा 0 टू 6 इयर्स का है, फिर उसके बाद जो है 6 टू आई थिंक 6 टू 12 इयर्स का है, और फिर 12 टू 17 या 15 टू 17 इयर्स का। और फिर उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। अगर जो वो हाई फंक्शनिंग बच्चा है तो उस लिहाज से फंडिंग है, तो अप टू $65,000 पर ईयर वालिदैन को दे हाई रहे हैं। फंक्शनिंग से क्या मतलब है इसको? हाई फंक्शनिंग से मुराद ये है जैसे कि ऑटिज़्म की जो एबिलिटीज़ हैं, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक से मतलब एक वो उस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट तरह की चीज़ें इन हाँ। हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो इतने लोअर फंक्शनिंग हैं, यानी कि उनकी जो सलाहियत है वो इतनी कम है कि वो बातचीत नहीं कर सकते, वो डेली लिविंग अपनी खुद से ठीक है। नहीं कर सकते, बगैर असिस्टेंस के सर्वाइव करना हाँ, मुश्किल है। दूसरा आता है मॉडरेट फंक्शनिंग, जो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं लेकिन वो बातचीत फंक्शनल नहीं है, रेपिटेटिव जुमले हैं, बच्चे ने टीवी पे कोई नज़्म सुन ली, वो उसको रिपीट कर रहा है, अपनी कोई राइम, नर्सरी राइम को गाना गा सकता है, बट आप फंक्शनल लैंग्वेज हाउ आर यू, आई वांट टू ईट दिस, आई वांट टू गो देयर, वो नहीं है उसका। तीसरी जो काइंड है वो है उन बच्चों की है जो बहुत हाई फंक्शनिंग है। अच्छा। उनमें बहुत सारे बच्चे जो हैं गिफ्टेड भी हैं। They come from, they educationally they are highly intelligent. तो वो बच्चे जो हाईली इंटेलिजेंट हैं या एकेडमिकली वेरी हाई हैं और डेली फंक्शनिंग में उनको कोई प्रॉब्लम थी, बचपन में थी, अच्छा। लेकिन अब वो उस थेरेपी से वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल है? उनके लिए फंडिंग कम अवेलेबल है, ऑफ कोर्स। कम अवेलेबल है, हाँ, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, इट मेक सेंस। दूसरा ये कि इस वक्त ओंटारियो में मेरा ख्याल है 71% बच्चे हैं विद ऑटिज़म स्कूल सिस्टम में, इंटीग्रेटेड सेटिंग में, यानी कि मेन स्ट्रीम क्लासरूम में, यानी कि रेगुलर क्लासरूम में आम बच्चों के साथ वो बैठते हैं और पढ़ते हैं। हमारा वक्त ज़रा कम हो रहा है, मुझे क्विकली बताइए कि इसका कोई डाटा अवेलेबल है कि तकरीबन कितने बच्चे इस वक्त हैं कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में? बच्चे नहीं, ओवरऑल एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 1,35,000 अफराद हैं ओंटारियो में इस वक्त जो कि समवेयर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर हैं, और ओंटारियो गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है वो वसूल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इसका जो इस वक्त कितने बच्चे हैं जो पैदा होते हैं ऑटिज़म के साथ जो रजिस्टर्ड हैं नॉर्थ अमेरिका में? ओंटारियो की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 44 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज़म का हामिल है। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो सवाल से पहले जो मैं कहने लगा हूँ कि इसका मुख्तसर जवाब दिया जाए, जिसका मुख्तसर जवाब नहीं हो सकता, लेकिन इसकी क्विकली अगर आप मुझे 1 मिनट में बता सकें कि इसकी रीज़न्स क्या होती हैं ऑटिज़म की? ऑटिज़म की कोई भी नोन रीज़न्स नहीं है, लेकिन ख़्याल ये किया जा रहा है, रिसर्च ने साबित किया है कि एनवायरमेंटल चेंज, जो खाना, जिस तरह का खाना, जिस तरह की ग़िज़ा हम खा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड मदर हैं, जो प्रेग्नेंट मदर है, जिस तरह का खाना पीना वो खा रही, जिस तरह की खाना पीना अवेलेबल है मार्केट में, हैं, दूसरी चीज़ें बिल्कुल, और एनवायरमेंटल चेंजेस जो आई हैं, और इसके अलावा जीन, अगर आपके जीन में है, आपके किसी माँ या बाप की तरफ से किसी को है तो भी, और जो ओल्डर मदर्स हैं जो एक 35 के बाद प्रेग्नेंट हुई, उनमें भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी ऑटिज़म हो सकता है। ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन ओवरऑल ही प्रोबेबिलिटी जो है वो ओवरऑल ही पॉसिबिलिटी ओवरऑल ही ओल्डर मदर्स में ज़्यादा होती है डिसेबिलिटी को लेकर। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि ये बताइए कि जो बच्चे
ऑटिज़म के साथ पैदा होते हैं, क्या उनके माँ बाप को मायूस हो जाना चाहिए या उनके लिए होप है? मैं नहीं समझती कि किसी किसी को भी मायूस होने की ज़रूरत है। ऑटिज़्म डिज़ीज़ नहीं है, लिहाज़ा मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्यूरेबल है। ऑटिज़्म एक डिसऑर्डर है और उसको उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है थेरेपीज़ के ज़रिए, और जो भी बच्चे की बेस्ट पोटेंशियल है उसको बच्चे को उस वहाँ तक लाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच समर। आपसे बहुत और आगे बातें करने को जी चाह रहा है क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। ख़वातीन और हज़रात, आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। ताहम इस प्रोग्राम का आप फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी दोबारा। खुदा हाफ़िज़।